हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिस्कोप। तो पॉलिटिकल थ्योरी के टेस्ट योर नॉलेज सीरीज़ का आज हमारा सेकंड सेशन है, जिसमें प्रीवियस वीक में अटैम्प्ट किए गए कुछ कंसेप्ट्स और आइडियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये सीरीज़। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच टाइप ऑफ सोशलिज्म एडवोकेट फॉर अ मिक्स्ड इकोनॉमी विद गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो कौन सी सोशलिज्म की जो थ्योरी है वो बात करती है गवर्नमेंट इंटरवेंशन की, गवर्नमेंट हस्तक्षेप के साथ में उसकी वकालत करती है। ऑप्शन ए रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म, बी साइंटिफिक, सी रिफॉर्मिस्ट या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, या फिर डी अनार्किस्ट सोशलिज्म। तो कौन सी थ्योरी है जो कि एडवोकेट करता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन को? सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, रिफॉर्मिस्ट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है वो एडवोकेट करता है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी होना चाहिए। एनार्किक रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म नाम से ही क्लेरिफाई है, जहाँ पे रिवोल्यूशन की बात करी गई है। साइंटिफिक सोशलिज्म जिसमें बात करी जाती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी एक्वायर्ड बाय द प्रोलिटेरिएट, कि प्रोलिटेरिएट जो उसको एक्वायर कर लिया जाए जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। एंड द अनार्किस्ट सोशलिज्म बात करते हैं स्टेटलेस सोसाइटी की, जिसमें ज़्यादातर जैसे लेफ्ट विंग सोसाइटी जो आइडियोलॉजी है उसको प्रमोट करता है अनार्किस्ट सोशलिज्म। सो आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ कंसीडर्ड द फर्स्ट एक्सपोनेंट ऑफ द लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट। लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट के एक्सपोनेंट किसे माना जाता है? ऑप्शंस है थॉमस होब्स, जॉन लोकी, टी.एच. ग्रीन या फिर जे.जे. रूसो। सो किसे माना जाता है एक्सपोनेंट ऑफ लिबरल थ्योरी, यानी कि उदारवादी सिद्धांत का पहला प्रवर्तक किसे माना जाता है? सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, जॉन लोकी को लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट का एक्सपोनेंट ओरिजिनेटर माना जाता है। तो ये थ्योरी क्या बोलती है? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो नेचुरल राइट्स की ये थ्योरी जो है वो बात करती है कि जो जैसे लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी जो है वो नेचुरल राइट्स हैं, एंड साथ में गवर्नमेंट कंसेंट के साथ में, कि ये राइट तो होने चाहिए और गवर्नमेंट का कंसेंट भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज विच टर्म रेफर्स टू द इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी इन मार्क्स थ्योरी। मार्क्स के सिद्धांत में समाज की आर्थिक नींव को संदर्भित करने वाला शब्द कौन सा है? इकोनॉमिक फाउंडेशन कौन सा है? सुपरस्ट्रक्चर, हेजिमनी, बेस या फिर एलिनेशन। सो हमने बात करी थी जब मार्क्स की थ्योरी को पढ़ा था, तो इसमें हमने दो स्ट्रक्चर की बात करी। द फर्स्ट वन इज बेस स्ट्रक्चर एंड द सेकंड वन इज सुपर स्ट्रक्चर। बेस स्ट्रक्चर जिसमें कि इकोनॉमिक मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस एंड नेचुरल रिसोर्सेज का जो कंट्रोल है उसकी बात की गई। एंड सुपर स्ट्रक्चर जैसे लॉ, आइडियोलॉजी, पॉलिटी, ये है सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि हम सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो सोसाइटी कैसी होगी, आइडियोलॉजी कैसी होगी, वो पॉलिटिक्स कैसी होगी। सो वो डिटरमाइन करता है बेस। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बेस, इकोनॉमिक बेस। द टर्म रेफर टू इकोनॉमिक फाउंडेशन इज बेस। द नेक्स्ट इज द टर्म एलिनेशन इन मार्क्सिस्ट थॉट रेफर टू। एलिनेशन का क्या मतलब है? अलगाव शब्द का क्या तात्पर्य है? द वर्कर सेपरेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ देयर लेबर, कोलैबोरेशन बिटवीन बोर्गोइज एंड प्रोलेटेरिएट, द इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्किंग कंडीशन, या फिर डी द इंक्रीज ऑफ वेजेस। तो अलगाव जो शब्द है एलिनेशन, मार्क्सिस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बात करता है वर्कर्स का सेपरेशन फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ देयर लेबर, की वर्क जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी जो लेबर है उससे उनको सेपरेट कर दिया जाता है। मीन एक्चुअल प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है दैट उससे वर्कर को अलग रखा जाता है, उतनी कॉस्ट वर्कर को नहीं मिल रही, उतनी वेजेस उसको नहीं मिल रही। तो जो सरप्लस वैल्यू है वो उससे अलग कर दिया जाता है, जो चली जाती है कैपिटलिस्ट के पास, ओनर के पास चल जाता है। तो दैट एलिनेशन इन मार्क्सिज्म थ्योरी रेफर्स टू worker separation from the product of their labor. Option number A is the right answer. Next is what are the key pillars of classical liberalism? क्लासिकल लिबरलिज्म के की पिलर्स कौन से हैं, प्रमुख स्तंभ क्या हैं? स्टेट ओनरशिप,
प्लानिंग इक्वलिटी, या फिर बी इंडिविजुअल लिबर्टी लिमिटेड गवर्नमेंट फ्री मार्केट, सी ट्रेडिशनल अथॉरिटी हायरार्की स्टेबिलिटी, या फिर डी कलेक्टिव राइट कम्युनिज्म या और एंड प्लान इकोनॉमी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो लिबरलिज्म, क्लासिकल लिबरलिज्म का मेन पिलर्स हैं। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी इंडिविजुअल लिबर्टी लिमिटेड गवर्नमेंट एंड फ्री मार्केट। तो क्लासिकल लिबरलिज्म के मेन पिलर्स हैं कि इंडिविजुअल को फ्री छोड़ दीजिए, उसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए, लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए एंड फ्री मार्केट का कंसेप्ट होना चाहिए। कोई प्रॉपर्टी के राइट्स उनको मिलने चाहिए, गवर्नमेंट का काम सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करना है, वो प्रॉपर्टी को जो ओनर बन सकते हैं। दैट इज़ द पार्ट ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट डिड कार्ल मार्क्स क्रिटिसाइज अबाउट लिबरलिज्म। तो कार्ल मार्क्स लिबरलिज्म की किस बात को क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। ए इट वाज टू डेमोक्रेटिक, कि ज़्यादातर लोकतांत्रिक है। बी इट डिड नॉट गो फार इनफ इन प्रमोटिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी, को प्रमोट नहीं कर रहा है। दैट इट वाज नॉट डेमोक्रेटिक इनफ एंड ओवरलुक इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़, कि डेमोक्रेटिक नहीं है और इकोनॉमिक इनक्वालिटी को ओवरलुक कर रहा है। एंड दैट इट सपोर्टेड टोटल स्टेट कंट्रोल, या फिर ये टोटल स्टेट कंट्रोल की बात करता है। सो कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं, इनके अकॉर्डिंग जो है लिबरलिज्म डेमोक्रेटिक नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल को, गवर्नमेंट्स की पावर को कंट्रोल किया जा रहा है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन को कम किया जा रहा है, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है लिबरलिज्म। एंड जिससे क्या होगा कि बोर्गोइज एंड प्रोलेटेरिएट की कंडीशन फिर से राइज होगी, ओनर एंड वर्कर की कंडीशन, रिच पुअर का गैप बढ़ेगा। अगर सभी लिबरल है, अपनी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जहाँ पे हमने इंडिविजुअलिज्म की बात करी कि लिबरलिज्म बात करते हैं इंडिविजुअलिज्म की, कि कोई भी किसी को भी प्रॉपर्टी रेज करने का पूरा हक है, तो राइट्स हैं उसके। सो बोलते हैं कि ये फिर से वही कंडीशन हो जाएगी, सोसाइटी में जो है वेलफेयर की जो काम है वो कम हो जाएंगे। सो दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कार्ल मार्क्स क्रिटिसाइज करते हैं कि ये डेमोक्रेटिक नहीं है। नेक्स्ट इज व्हील ऑफ इग्नोरेंस इज कंसेप्ट एसोसिएटेड विद विच थिंकर हु ट्राई टू रिकनसाइल लिबरलिज्म एंड इक्वालिटी। कौन से थिंकर के द्वारा व्हील ऑफ इग्नोरेंस का कंसेप्ट दिया गया, जो कि इसको लिबरलिज्म और इक्वालिटी को रिकनसाइल करने की कोशिश करते हैं, उनमें सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं। सो ऑप्शन ए जॉन लोकी, बी जॉन रोल्स, सी कार्ल मार्क्स, या फिर डी थॉमस होब्स। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी जॉन रोल्स। जॉन रोल्स जो ये कंसेप्ट है व्हील ऑफ इग्नोरेंस, इसका मतलब है कि जो सोसाइटी जो पर्सनल बाइसिंग है, जो सेल्फ इंटरेस्ट है स्ट्रक्चर सोसाइटी में, उसको एलिमिनेट करना है। कि भाई बाइसिंग का कंसेप्ट या सेल्फ इंटरेस्ट को एलिमिनेट करो सोसाइटी में, सो दैट कि जो स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी है उसमें डिसीजन मेकिंग अच्छे से हो सके, बाइसिंग ना हो, किसी के साथ बाइस होके हम डिसीजन ना ले पाएँ, इसलिए ये कंसेप्ट देते हैं व्हील ऑफ इग्नोरेंस का। नेक्स्ट इज विच आइडियोलॉजी बिलीव इन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रेदर देन इक्वालिटी ऑफ आउटकम। कौन सी आइडियोलॉजी है जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पे बिलीव करती है, ना कि आउटकम पे। तो हमने प्रीवियस इसको पढ़ा था लिबरलिज्म के कंसेप्ट में। सो ऑप्शन नंबर ए सोशलिज्म, कम्युनिज्म, लिबरलिज्म या फिर फासिज्म। तो ये कंसेप्ट है लिबरलिज्म का, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। लिबरलिज्म बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, रिच पुअर है ना, किसी भी क्लास से इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आउटकम कैसे होगा उस पर बात नहीं कर रही कि आउटकम में जो है वो रिजल्ट जो है वो कुछ भी हो, है ना, उसमें बात नहीं करनी हमने, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सभी को इक्वल। एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम ये बात करता है सोशलिज्म, है ना। सोशलिज्म बोलते हैं कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आपने प्रोवाइड करी, एंड अगर उसका जो रिजल्ट है, आउटकम है, वो जैसा हम चाहते थे अगर वैसा नहीं आया है, सपोज क्लास में अगर 10 स्टूडेंट्स है और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इक्वल्स आपने सभी को फ्री बुक्स प्रोवाइड करी, अच्छी टीचिंग उनको मिली है, अच्छी क्लासेस अटेंड करी उन्होंने, है ना, और सब इक्वल अपॉर्चुनिटी है, लेकिन फिर भी रिजल्ट के टाइम पे अगर कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं और कुछ अच्छे स्कोर से एग्ज़ाम को पास करते हैं, तो बोलते हैं कि सोशलिज्म बोलते हैं कि फिर वो एक उसको हम नहीं मानेंगे, वो इक्वालिटी नहीं है फिर, है ना। इक्वालिटी को इनका मानना है कि इक्वालिटी क्या होनी चाहिए, आउटकम पे डिपेंड होनी चाहिए, कि भाई सभी का सेम स्कोर हो, सभी अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। तो ये बात करता है सोशलिज्म एंड अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं लिबरलिज्म। सो आवर ऑप्शन नंबर सी इज़ द
राइट आंसर। नेक्स्ट इज न्यो मार्क्सिस्ट आर्ग्यू दैट रूलिंग क्लास मेंटेन्स पावर नॉट जस्ट थ्रू फोर्स बट आल्सो थ्रू। तो नव मार्क्सवाद जो था वो बात करते हैं कि जो शासन वर्ग है वो केवल बल प्रयोग से नहीं बल्कि अन्य और भी तरीके हैं सत्ता में बने रहने के लिए। तो कौन कौन से उसके वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, बी कल्चरल कंसेंट और आइडियोलॉजी, या फिर सी एब्सोल्यूट मोनार्कीज, या फिर डी द एलिमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। सो न्यू मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी कल्चरल कंसेंट एंड आइडियोलॉजीज जो है वो रूलिंग में जो पार्टीज है, रूलिंग जो क्लास है उसको तरीका देता है एक सत्ता में बने रहने के लिए ना, उसको एक तरीका है सत्ता में बने रहने के लिए, मतलब लोगों की सहमति है, लोग खुद चाहते हैं कि ठीक है वो बने रहे, सत्ता में रहे। आइडियोलॉजीज है जैसे उसको इस आइडियोलॉजी को प्रूव करने आप पावर में बने रहने के लिए वो इंस्टीट्यूशंस का यूज़ करते हैं, मीडिया, एजुकेशन है ना, इन सब का यूज़ करके ताकि मिसगाइड किया जा सके या फिर अपनी जो आइडियोलॉजी है लोगों पे वो लोगों तक पहुंचाई जा सके जिससे लोग जो है वो उनको मतलब रिवोल्ट नहीं करें उनके अगेंस्ट में सिंपली। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल हेजेमनी इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद विच न्यो मार्क्सिस्ट थिंकर। तो किससे ये जुड़ा हुआ है कल्चरल हेजेमनी का कंसेप्ट, सांस्कृतिक वर्चस्व का। ए लुइस अल्थुजर, बी हर्बर्ट मार्कस, सी मैक्स हॉर्केमियर, या फिर डी एंटोनियो ग्रेमेस्की। तो हमने पढ़ा है अपने टॉपिक में तो कल्चरल हेजेमनी जो कंसेप्ट है ये रिलेटेड है विद एंटोनियो ग्रेमेस्की है ना, ग्रेमेस्की, जिसके अकॉर्डिंग कि इनका मानना है कि कल्चरल हेजेमनी किस तरह से कि दबाव से काम नहीं करना है, इंस्टेड ऑफ कोरिशन रूलिंग क्लास जो है वो इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, हमने प्रीवियस टॉपिक में भी जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कवर किया कि कंसेंट एंड आइडियोलॉजी जो है अपनी किस तरह से उसको सत्ता में बने रहने के लिए इंस्टीट्यूशंस, मीडिया, एजुकेशन जैसे का जो है उनका यूज़ किया जा सकता है। तो ये कल्चरल हेजेमनी का पार्ट है अकॉर्डिंग टू एंटोनियो ग्रेमेस्की के द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया है। नेक्स्ट इज मार्क्स फेमस वर्क कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज को अथर्ड विद। तो जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक लिखी गई मार्क्स के द्वारा उसको किसके सहयोगी के साथ में मिलकर इनके द्वारा लिखा गया है। ए मैक्स वेबर, बी फ्रेडरिक एंगेल्स, सी इमाइल डर्केम, या फिर डी जॉर्ज हेगल। सो मार्क्स के साथ को ऑथर थे फ्रेडरिक एंगेल्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट वुमेन्स वैल्यूज आर बेस्ड प्राइमरली ऑन। फेमिनिस्ट के अकॉर्डिंग वुमेन की जो वैल्यू है वो किस पे बेस्ड है। ए रिलीजियस लॉ, बी प्रिस्क्राइब्ड सोशल रूल्स, सी बायोलॉजी एंड प्रिस्क्राइब्ड सोशल रूल्स, या फिर डी बायोलॉजी। तो फेमिनिस्ट मानते हैं कि जो वुमेन्स की वैल्यू है वो डिसाइड की जाती है सोशल रूल्स के थ्रू। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रिस्क्राइब्ड सोशल रूल्स। अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट जो वुमेन है उस वुमेन्स की वैल्यू किस आधार पे जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उन्होंने उसके लिए स्पेसिफिक वैल्यू सेट कर रखी है ना, कि वुमेन जो है वो घर के काम किस तरह से करती है ना, फैमिली, बच्चे, तो बताइए उनके जो घर में ही रोल है बस वही उनकी वैल्यू को डिसाइड करता है कि वो कितना काम कर पा रहे हैं। वो सोशल रोल्स जो सोसाइटी ने पहले डिमांड किया उनके पोटेंशियल से नहीं है, कि उनकी वैल्यू पोटेंशियल से नहीं कि वो क्या कर सकती हैं, वो डॉक्टर बन सकती है, वो आर्मी, नेवी या डिफेंस लाइन में जा रहे हैं या बैंकिंग सेक्टर में, तो बोलते कि उससे नहीं है डिसाइडेड उनकी वैल्यू। बोलते कि इसको डिसाइड किया जाता था सोशल रोल्स में, घर में चूल्हा चौका करना यही उनके रोल को समझा जाता, इसी को उसकी वैल्यू माना जाता था। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स इक्वालिटी ऑफ आउटकम। कौन सा जो है वो इक्वालिटी ऑफ आउटकम को सपोर्ट करता है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसे कवर किया। ऑप्शन नंबर ए सोशलिज्म, बी लिबरलिज्म, सी कंजर्वेटिज्म, या फिर डी अनार्किज्म। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इक्वालिटी ऑफ आउटकम की बात करता है सोशलिज्म एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है लिबरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सपोर्ट्स ये स्टेटमेंट किसे सपोर्ट करता है कि सत्ता तो भ्रष्ट होती है, जिस पावर आए तो करप्शन उसमें मिस यूज़ जो है पावर का होता है, लेकिन अगर कंप्लीट पावर आ जाए तो फिर तो पावर का यूज़
और ज़्यादा मिसलीडिंग तरीके से मिसयूज पावर का होता है। तो ये सपोर्ट करता है एब्सोल्यूट स्टेट को, लिमिटेड गवर्नमेंट को, सी टोटलिटेरियनिज्म को, या फिर डी सोशलिज्म को। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, लिमिटेड गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, लिमिट होना चाहिए। लिबरलिज्म का कंसेप्ट है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल लिमिट होना चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को कंट्रोल दे दिया गया, पावर उनके पास में हुआ, तो फिर वो उसका गलत यूज़ करेंगे, और कम पावर है तब भी गलत यूज़ करेंगे, और ज़्यादा पावर है तो उसका और ज़्यादा गलत यूज़ किया जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये स्टेटमेंट सपोर्ट करता है लिमिटेड गवर्नमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स सरप्लस वैल्यूज। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग सरप्लस वैल्यू क्या है? प्रॉफिट अर्न बाय वर्कर्स, जो वर्कर प्रॉफिट अर्न करते हैं वो सरप्लस वैल्यू है। बी, द एक्स्ट्रा वैल्यू एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेबर बाय कैपिटलिस्ट, या फिर जो एक्स्ट्रा वैल्यू है जो कैपिटलिस्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं लेबर से। या फिर सी, गवर्नमेंट टैक्स रिवेन्यू इज द सरप्लस वैल्यू, या फिर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, द एक्स्ट्रा वैल्यू एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेबर बाय कैपिटलिस्ट। जो कैपिटलिस्ट एक्स्ट्रा वैल्यू लेबर से ले रहे हैं, सपोज इफ लेबर इज डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क, क्रिएट मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की वैल्यू है 5000, एंड लेबर की जो वेजेस है, लेबर को जो दिहाड़ी मिल रही है दैट इज़ अबाउट 800, और सपोज 1000 इज़ द लेबर कॉस्ट है 1000 एंड द प्रोडक्ट कॉस्ट इज़ 5000। तो जो 4000 का जो बीच में गैप है, जो ये है सरप्लस, एंड ये कौन ओन करेगा? जो ओनर है। तो बोलते हैं कि यही है सरप्लस। सो इस वैल्यू को बोला गया है सरप्लस, जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है लेबर का, जिसने मेहनत की है, जिसने अपना टाइम दिया है। सो नेक्स्ट इज मॉडर्न लिबरलिज्म डिफर फ्रॉम क्लासिकल लिबरलिज्म, बिकॉज मॉडर्न लिबरलिज्म क्लासिकल लिबरलिज्म से किस तरह से डिफरेंट है? ऑप्शन नंबर ए, रिजेक्ट फ्रीडम, बी, अपोज इक्वलिटी, सी, सपोर्ट वेलफेयर स्टेट, या फिर डी, रिजेक्ट डेमोक्रेसी। सो मॉडर्न लिबरलिज्म डिफर है क्लासिकल लिबरलिज्म से इन द सेंस ऑफ सपोर्टिंग वेलफेयर सोसाइटी। मॉडर्न लिबरलिज्म जो है वेलफेयर सोसाइटी की भी बात करता है। क्लासिकल लिबरलिज्म बोलते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट का कंट्रोल बिल्कुल लिमिटेड होना चाहिए, एंड उसको फ्री छोड़ दीजिए, मार्केट अपने आप जो है वो सुधार करेगा। लेकिन मॉडर्न लिबरलिज्म बोलते हैं कि नहीं, आपको वेलफेयर वर्क भी करने हैं, गवर्नमेंट को वेलफेयर वर्क भी करने हैं। सो ये बोलते हैं कि वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट इसके साथ में जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज इन मार्क्सिज्म सुपर स्ट्रक्चर इंक्लूड। तो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस किया। सुपर स्ट्रक्चर क्या है? मोड ऑफ प्रोडक्शन, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, लो रिलीजन आइडियोलॉजी, या फिर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर द बेस। ये बेस है ना, इकोनॉमिक बेस है। एंड सुपर स्ट्रक्चर इज लो रिलीजन आइडियोलॉजी, ये है सुपर स्ट्रक्चर। पॉलिटिक्स, दिस इज पावर, दिस इज द सुपर स्ट्रक्चर, पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। एंड बेस इसको इम्पैक्ट करता है, बेस डिसाइड द सुपर स्ट्रक्चर। ये हमने पढ़ा था हमारे टॉपिक में। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सुपर स्ट्रक्चर है लो रिलीजन एंड आइडियोलॉजी। नेक्स्ट इज विच कंसेप्ट बेस्ट रिप्रेजेंट सोशलिज्म। कौन सा कंसेप्ट जो सोशलिज्म को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए, लेसेज फेयर, इनविजिबल हैंड, मिनिमल स्टेट, या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो सोशलिज्म का कंसेप्ट क्या है? सोसाइटी के लिए कुछ वर्क करना, एंड मिनिमल स्टेट मीन्स गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बिल्कुल कम होगा। सो राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन इज रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि जो अब इफ सोसाइटी अर्न समथिंग, अगर अर्न किया जा रहा है तो उस अर्निंग को, अगर चाहे वो गवर्नमेंट के पास जो भी इनकम आ रही है उसको सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अगर कोई प्रॉफिट अर्न कर रहा है उस प्रॉफिट को सबके साथ में बांटा जाए, सो दैट वी कैन रिड्यूस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज न्यू मार्क्सिस्ट आर्ग्यू दैट कैपिटलिज्म सर्वाइव्स मेनली बिकॉज। तो न्यू मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म सर्वाइव करेगा किन कारणों से? ए, बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजिकल कंसेंट, बी, मिलिट्री पावर, सी, इकोनॉमिक ग्रोथ, या फिर डी, वेलफेयर पॉलिसी से। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, आइडियोलॉजिकल कंसेंट। इनके अकॉर्डिंग कि पूंजीवाद मुख्य रूप से तभी तक जीवित रहेगा जब तक आइडियोलॉजिकल कंसेंट है। जो वर्किंग क्लास है अगर, या फिर जो सिटीजन्स है, अगर उनका कंसेंट रहेगा तभी उसको
कैपिटलिज्म जो है वो सर्वाइव कर पाएगा। अगर उनका कंसेंट नहीं है तो वो रिवोल्ट करेंगे, उनको अपने हैंड में ले लेंगे, जो भी कैपिटलिस्ट है, जो कैपिटल है उसको अपने हैंड में ले लेंगे। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। थिंकर्स को एसोसिएट, उनके आइडिया से आपको लिंक करना है। कार्ल मार्क्स, ग्रेमेस्की, जॉन लोकी एंड डेविड एस्टिन के आप इन आइडियाज़ को चेक कर सकते हैं। कल्चरल हेजेमनी, सिस्टम थ्योरी, नेचुरल राइट्स एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का ऑप्शंस आर गिवन टू यू। इन द फर्स्ट ऑप्शन वी कैन सी, सो राइट ऑप्शन चेक करते हैं कि कार्ल मार्क्स किसके बात करते हैं? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से, इनका कंसेप्ट है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। एंटोनियो ग्रेमेस्की का कंसेप्ट है, अभी हमने क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस किया, कल्चरल हेजेमनी का मीन्स A4 B1 एंड so we have only one option among this A4 B1 and next we can see जॉन लोकी का कंसेप्ट है नेचुरल राइट्स, अभी हमने क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया। डेविड ईस्टन जो हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सिस्टम थ्योरी के बारे में। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। सो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।